पृथ्वी के परिमंडल में अभी तक हमने महाद्वीपों पे बात की, हमने महासागरों पे बात की। अब हम पृथ्वी के जो परिमंडल थे वो कौन कौन से थे, इसी में एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जो चौथा है जैव मंडल। ये चार हैं। इनमें से स्थलमंडल और जलमंडल हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। या जलमंडल में कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे अगर सिर्फ जलमंडल की बात करें, पूरे पृथ्वी पे जितना जलमंडल है उसमें सिर्फ 2.5% जो जल है वो मीठा जल है, और शेष जो 97.5% जल है वो क्या है, वो खारा जल है। और खारा जल कहाँ होता है, सागरों या महासागरों में, महासागरों, सागरों, समुद्रों में। ये संपूर्ण जलमंडल की स्थिति है। अब जब आप जलमंडल में महासागर हैं और मीठा जल, तो मीठा जल कहाँ कहाँ पे है, यानी ये जो 2.5% है, ये मीठा जल में भी ज़्यादातर जो जल है वो हिमनदों के रूप में है या हिमानियों के रूप में है या बर्फ के रूप में है, और बहुत कम जल हमें नदियों के रूप में मिलता है। जलमंडल में अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पे जो 71%, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो जो 71% हिस्सा है वो क्या है, वो जल है, और सिर्फ 29% हिस्सा जो है वो क्या है, स्थल है। इसीलिए नीला ग्रह या जल की अधिक मात्रा होने के बावजूद भी हम जल के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं या भी कर रहे हैं। उसका कारण है कि उस जल में से मीठे जल की प्रतिशतता बहुत कम है, और इस 2.5% में भी 2% से थोड़ी ज़्यादा प्रतिशतता जो है वो हिमानियों और बर्फ के रूप में जल की है। यानी नदियों और तालाबों में लगभग 0.5% के आसपास जल ठहरता है। तो इसलिए हम जल की कमी का सामना करते हैं। हम अब महासागरों की अगर हम चर्चा कर लें कि ये जो महासागर हैं, महासागर में सबसे बड़े महासागर से छोटे महासागर के क्रम में हम समझ रहे हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरा अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर, और नंबर 4 पे आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर हैं जिनका बड़े से छोटे के क्रम में हमने स्थिति भी दिखाई है। आइए एक बार विश्व के मानचित्र पे हम इन महासागरों को देख लेते हैं, कौन सा महासागर कहाँ पे है। एक फटाक से हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे।
ये आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए, कौन सा महासागर कहाँ पे है। देखिए अब यहाँ पे 3 स्थितियां हैं, एक एक करके देखते हैं। ये लगभग गोल आकृति में जो महासागर है इसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। उत्तरी ये भूमध्य रेखा है, ये जो स्थिति है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये जो एस की आकृति का महासागर है इसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, और ठीक भारत के नीचे हिंद महासागर। फिर यहां अंटार्कटिका के ऊपर, ये अंटार्कटिका, इसके ठीक ऊपर दक्षिणी महासागर। आप सारे महासागरों की जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो गई। अब कभी आप गलत नहीं करेंगे। क्रम भी आपको मैंने बता दिया। इन सभी में प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है और लगभग 1/3 स्थिति रखता है संपूर्ण ग्लोब की। ये जो महासागर है ये लगभग गोलीय आकृति में है, और गोलीय आकृति में होने के साथ साथ ये किन गोलीय स्थिति में है, और देख लेते हैं कि किससे किससे घिरा हुआ है। ये देखिए ये है उत्तरी अमेरिका। प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये है जापान। अब आप ये देख पा रहे हैं कि प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यहां पे आर्कटिक महासागर है, ये यहां पर बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर से, और लगभग सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एस की आकृति का ये अटलांटिक महासागर, ये देखिए एस की आकृति का है। ये एस की आकृति का जो अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर में जो दोनों तरफ महाद्वीप हैं, ये कौन सा है? ये देखिए, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके बीच में कौन है? अटलांटिक ओशन है। और ये जो अटलांटिक महासागर है वो अपने जो किनारे किनारे महाद्वीप हैं, इनमें इनकी जो तट की स्थिति है वो बहुत कटी फटी है, दंतुरित है, जिसके कारण अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के महाद्वीपों में जो प्राकृतिक पोताश्रय या प्राकृतिक जो जलडमरू मध्य हैं, जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, उनकी स्थितियां पाई जाती हैं। ये है महासागरों की स्थिति। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं क्या पॉइंट आपके बुक में है। ठीक, दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका के उत्तर में 60 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत, यानी 60 डिग्री अक्षांश जो है वो अंटार्कटिका को अलग करता है, यानी उसके ऊपर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की स्थिति, उसके नीचे दक्षिणी महासागर, और यहां पे अंटार्कटिका। ठीक, चलिए अब आते हैं हम वायुमंडल, जो दूसरा चैप्टर है हमारा। देखिए वायुमंडल, अब यहां पे हम वायुमंडल, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? गैसों का घेरा है, गैसों का घेरा। और ये जो गैसों का घेरा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये जो गैसों का घेरा यानी वायुमंडल है वो कितना है?
1600 मीटर की ऊंचाई तक है और ये अलग अलग मंडलों में बटा हुआ है। जैसे ये 1 है, ये 2, थ्री और 4। ये चारों तरफ पृथ्वी के मंडल है। अब देखिए, देख लेते हैं। पहला मंडल जो है वो क्या है? पहले मंडल को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी पृथ्वी के सबसे आसपास का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल। दूसरा जो है वो है समताप मंडल। जो तीसरा मंडल है वो है मध्य मंडल। जो चौथा मंडल है वो है आयन मंडल। और जो बाहर है उसे हम कहते हैं बहिर्मंडल, जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं प्राप्त है। तो ये चार क्या हैं? ये हैं पृथ्वी के चारों तरफ के मंडल। अब ये वायुमंडल जो गैसों का घेरा है वो क्या करता है? वायुमंडल जो गैसों का घेरा है वो सूर्य से आने वाली वो सौर्य विकिरण, जो सौर्य विकिरण है या हानिकारक सौर्य विकिरण, हानिकारक सौर्य विकिरण को क्या करता है? रोक लेता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण है या जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस या पराबैंगनी विकिरण, उसे क्या करता है? उसे ये वायुमंडल रोक लेता है और रोकने के बाद जो पृथ्वी है उस पे हमारे जीवन को बना के रखता है। यही वायुमंडल जिसमें गैसें हैं, इसी वायुमंडल में धूल कण है, इसी वायुमंडल में जलवाष्प है। गैसों की अगर हम चर्चा करें तो प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन जो 78% है, नंबर 2 पे ऑक्सीजन जो 21% है, नंबर 3 पे कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। ये आयतन में सभी हैं। और इसके अलावा जो गैसें हैं वो है आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, लेकिन ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। और जो प्रारंभ की 3 गैसें हैं, यानी कौन कौन सी? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का जो कार्य है वो क्या है? वो है पेड़ पौधों की वृद्धि, मनुष्य का के जीवन की वृद्धि, यानी जीवन जीने की या जीवन की जो वृद्धि है वो किसके द्वारा होती है? वो नाइट्रोजन के कारण होती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल के घर्षण के कारण सभी चीजें जल न जाएं, इसलिए भी नाइट्रोजन गैस महत्वपूर्ण होती है। दूसरी गैस जो है वो है ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन गैस क्या है? मानव के श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस उत्तरदायी है। और वो आती कैसे है? ऑक्सीजन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इस गैस से होती है एक क्रिया। पौधे यानी पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है? पौधे भोजन बनाते हैं और जब भोजन बना लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं जो मानव छोड़ता है, और फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो पशुओं, जीव जंतुओं और हमारे लिए, मानव के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। तो ये, और लगभग 99% किसका है? सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही है। तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों में या पौधों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे
सूर्य से आने वाली जो भौतिक ऊर्जा है उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन हम उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में आ जा रही है वायुमंडल में, और क्यों आ रही है? औद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बढ़ती चली जा रही है। तो ये कर क्या रही है? वो ऊपर एक कवर बना ले रही है जो पृथ्वी से होने वाला जो विकिरण है, जो वापसी विकिरण है, उसको बाहर जाने नहीं देती और ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि जैसी मुश्किल परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त हम वायुमंडल की हम चर्चा करें तो ये वायुमंडल क्या है? वायु का बना हुआ है। और वायु क्या करती है? वायु एक दाब डालती है। वायु क्या करती है? दाब डालती है। और ये वायु दाब जो है ना, वो सागरों पर 1013.25 MB सागरों पर होता है, और कुछ जगहों पर, सब सर्वाधिक सागरों पर। और यही वायुदाब दो भागों में है। कैसा कैसा वायुदाब है वो भी देख लेते हैं। एक तरफ जो वायुदाब है वो उच्च वायुदाब, और दूसरी तरफ क्या है? निम्न वायुदाब। जो उच्च वायुदाब होता है वो निम्न तापमान का सूचक है, यानी जब तापमान कम होगा तो वायुदाब उच्च हो जाएगा, और जब तापमान अधिक हो जाएगा तो वायुदाब कम हो जाएगा। यानी वायुदाब और तापमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और धरातल पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर उच्च वायुदाब होगा और कहीं पर निम्न वायुदाब हो जाएगा। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली जो हवा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। मतलब पवन किधर से किधर चलती है? पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। और जो ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की स्थिति है वो कब बनती है? अगर तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब निम्न होगा, और तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा होगा। ये एक प्रमुख स्थिति हो गई। अब फिर हम देखते हैं आपकी बुक में कौन सा टॉपिक है। हमने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हम पर्वतों पे ऊपर की तरफ जाते हैं, ये पर्वत हैं, हम जब पर्वत के ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु विरल हो जाती है, वायु दाब भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो जो पर्वतारोही हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो धरातल के पास वायु दाब अधिक होता है, वायु की परतें अधिक होती हैं, वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, और वायु में जो परतें हैं वो भी क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे विरल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब पॉइंट आता है आपके जीव मंडल। हमने क्या पढ़ा? स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल, जैव मंडल। देखिए जैव मंडल की स्थिति क्या होती है? जैव मंडल सीधी सी बात करता है कि जहां पर जीवन जिया जा सके। तो जीवन जीने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए एक फिगर हम बनाते हैं। एक ही फिगर में हम कई बातें सीखेंगे। ये एक फिगर आपको कई चीजें बताएगा। एक ही फिगर में हम सारे मंडलों को देख लेते हैं।
भूगोल जो बेटा है ना वो चित्रों का खेल है, और अगर आप अच्छे चित्र बना के रखते हैं, आप फिगर को समझते हैं, तो निश्चित ही रूप से आप भूगोल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए चलिए, अब थोड़ी चीज़ें बन गई हैं, हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो भाग है जिसे हम क्या कहेंगे, जलमंडल। कलरफुल बनाना है तो हमें कलरों का यूज करना है। ये ऊपर का भाग क्या है, ये देखिए, ये वायुमंडल है। ठीक, ये भाग जो है ये क्या है, ये पर्वत है। ये भाग जो है ये क्या है, ये पठार है। ये भाग क्या है, मैदान है। ये भाग क्या है, ये जलमंडल है। तो जो जैव मंडल होता है ना, वो वायुमंडल, और ये क्या है, ये कह सकते हैं स्थल मंडल है, जिसमें स्थलीय भाग है। तो वायुमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन सभी जगहों पर को मिला करके जो जीवन यापन के क्षेत्र हैं, यानी जैव मंडल क्या है, जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां पर जीवन उत्पन्न होता है, जीवन जिया जाता है या जीवन आगे बढ़ता है। और ये स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का मिश्रित रूप है। यानी सिर्फ स्थलमंडल को हम जैवमंडल नहीं कह सकते, सिर्फ जलमंडल को हम जैवमंडल नहीं कह सकते, सिर्फ वायुमंडल को हम जल नहीं कह सकते। ये तीनों का ही जो मिला जुला रूप है, या तीनों को ही मिलाने वाला जो एक घेरा कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जैवमंडल, जिसमें जीवन यापन किया जाता है। आपको पता है ऊंचाई के साथ वायुमंडल में जो हवा का घनत्व है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यहां पे लिख लेते हैं, ऊंचाई पर जाने पर वायु की परतें विरल हो जाती हैं तथा हवा का घनत्व कम हो जाता। दैट्स क्लियर। ये स्थिति हो गई वायुमंडल की, जैवमंडल की। अब ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, बस यही इसका लास्ट है। देखिए, जैवमंडल, जैवमंडल के तीनों भाग हैं, तीनों मिलाएंगे। स्थलमंडल, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जलमंडल और वायुमंडल। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब भी कोई स्थलीय भाग होता है तो वो क्या होता है, मान लिया ये स्थलीय भाग है, इस पे पेड़ पौधे थे,
पेड़ पौधों के हमने क्या किया, काट दिया। जब पेड़ पौधे कट गए तो जलमंडल ने इस पे वर्षा की, और यहाँ पे क्या था, एक और जलमंडल था जिस पे पानी भरा हुआ था, वर्षा की। और जब पेड़ खत्म हो गए तो ये भाग कट के कहाँ आ गया, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो और वायु, और तो हुआ क्या, इस पूरे भाग में जो झील थी वो क्या हो गई, झील क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। क्यों प्रदूषित हो गई, क्योंकि पहले हमने पेड़ों को काटा, वहां पर कृषि योग्य भूमि बनाई, और फिर जब जलमंडल से वर्षा हुई या ऊपरी वायुमंडल से जब वर्षा होती है, ये वायुमंडल से वर्षा होती है, और जो जलमंडल है वो क्या होता है, वहां पे पानी इस पहाड़ी, इस मैदानी भाग को काटता है और लाके झीलों में जमा करता है, नदियों में जमा करता है, तो पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ऐसे ही जब हम जलमंडल की स्थिति है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जल जो होता है वहां पर अत्यधिक वर्षा से वायुमंडल से क्या होता है, अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो जो सुनामी जैसी स्थितियां होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। और जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो पानी या ये जो हवा है वो धीरे धीरे क्या करती है, इसको तोड़ती है और ढाल के अनुसार भूस्खलन हो जाता है। जब ऐसे ही पहाड़ों का टूटना हो जाता है, कहीं से मिट्टी का ढेर आ जाता है, यानी कि जो धरातल है उसमें अस्थिरता आ जाती है, तो भूकंप जैसी स्थितियां हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या होता है, हमेशा से मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट किसके माध्यम से होता है, ये मूवमेंट प्लेटों के माध्यम से होता है। और हम देखते हैं क्या है, ठीक। अब देखिए, अगर वर्षा अधिक हो गई, वर्षा अधिक हुई तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, अगर वर्षा अधिक हो रही है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्या आएगी, बाढ़ आएगी। किस पे आएगी, स्थल पे आएगी ना, देखिए दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर कुछ ऐसे द्वीप होंगे, अगर सागरीय तल ऊपर हो गया तो द्वीप डूब जाएंगे, डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे, जब सागरीय तल ऊपर हो जाएगा, चाहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो या अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियरों के पिघलने, ग्लेशियर कहाँ है, इस पहाड़ी भाग पर ग्लेशियर है, स्थल मंडल का हिस्सा है, पिघल जाएगा तो क्या होगा, सागरों का तल बढ़ जाएगा, यानी जलमंडल जो है उस वो प्रभावित होगा, और जलमंडल प्रभावित होगा तो क्या होगा, द्वीप जो है स्थल मंडल के वो डूब जाएंगे। और जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे या स्थल मंडल से अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की अधिकता हो जाएगी तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, वायुमंडल भी अस्थिर हो जाएगा, और वायुमंडल अस्थिर हो जाएगा तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे अभी मैंने बात की कि जो उद्योग हैं, वायु को प्रदूषित कौन कर रहा है, वायु जो प्रदूषित हो रही है वो कहां से हो रही है, वो वायु जो प्रदूषित हो रही है वो स्थल मंडल, किससे प्रदूषित हो रही है, स्थल मंडल से प्रदूषित हो रही है। और जो स्थल मंडल है उस स्थल मंडल में कौन कौन है, उद्योग हैं, मोटर वाहन है। इसके अतिरिक्त स्थल मंडल में जो सीवेज है, यानी नगरों में जो नाले बड़े बड़े बहते हैं, उस सीवेज से क्या होता है, जलमंडल प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो पृथ्वी के परिमंडल में हम स्थल मंडल खत्म हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जैव मंडल हो गया। अब हम अपने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे, जो इन्हीं सब जो तीनों मंडल है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, उसी में जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, उन्हीं को पढ़ेंगे। यहां पे एक चीज की और चर्चा कर दें हम, जो क्षोभ मंडल है, जितनी भी वायुमंडलीय
विक्षोभ होते हैं। इसका अर्थ है वर्षा। आपको वर्षा होगी, उसके लिए बादल कहाँ बनेंगे? क्षोभ मंडल में बनेंगे। तूफान आएंगे, बादल कहाँ बनेंगे? क्षोभ मंडल में बनेंगे। फिर दूसरा मंडल आता है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है, यहीं पर होती है एक गैस ओजोन, जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। और ये ओजोन गैस जो होती है वो क्या करती है? वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। फिर दूसरा है मध्य मंडल। यह मंडल जो होता है वो धीरे धीरे ताप की बढ़ोतरी का मंडल है। और नंबर 4 में जो आयन मंडल है, ये आयन मंडल ही है जिनसे रेडियो तरंगों का क्या होता है? परावर्तन होता है, जिससे आप चाहे रेडियो सुन रहे हो या आपके फ़ोन की व्यवस्था हो या आप जो टीवी देखते हैं जिसमें अलग अलग चैनल्स देखते हैं आप, उसकी व्यवस्था पूरी कहाँ पे है? रेडियो तरंगें पृथ्वी से जाती हैं और आयन मंडल से वापस आ जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? आयन मंडल में होती है। एक चीज़ और, जितने भी जेट वायुयान हैं वो इसी समताप मंडल में उड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायु स्थितियाँ होती हैं वो लगभग शांत होती हैं। लेकिन क्षोभ मंडल में वायु डिस्टर्ब होती है, मतलब वायु का नीचे से ऊपर जाना, दाएं से बाएं जाना, ये सारी चीज़ें, या पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब जाना, उत्तर और ऊपर से नीचे की तरफ आना होता रहता है। यानी वायु अस्थिर अवस्था में रहती है, जो कारक बनती है वर्षा का, बादल का, ओले का, पाला, ओस। ये सब कहाँ होता है? ये सब इसी क्षोभ मंडल में होता है, जिससे मानव सीधे से संबंधित रहता है। दूसरे लेसन में हम पृथ्वी के इन सभी परिमंडलों में जो सूक्ष्म भाग हैं, जो भौतिक भाग हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।